नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रा अनअकैडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पर। देखेंगे आज क्या हिंदी पेडागोजी। एक ही वीडियो में संपूर्ण हिंदी पेडागोजी कवर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे क्या कि चैप्टर वाइज अधिगम एवं अर्जन क्या है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, जो टॉपिक सीटेट में जितने टॉपिक का सिलेबस है सारा एक ही वीडियो में मैं कवर कराऊंगा, वो भी कम समय में। आप कैसे 15 में से 15 नंबर गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पेडागोजी समझ नहीं पाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। देखते हैं अधिगम एवं अर्जन। पहले समझते हैं अधिगम एवं अर्जन क्या है। अधिगम एवं अर्जन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये सीटेट में एक क्वेश्चन इससे उठाता ही रहता है, कभी अर्जन से कभी अधिगम से। अर्जन क्या होता है? अर्जन होता है जो अर्जित की जाती है। ये कैसी होती है? सरलतापूर्वक होती है। मातृभाषा हो गया, समाज अनुकरण करके, प्रथम भाषा अनौपचारिक, इसके क्या क्या नाम है अर्जन के? जो मातृभाषा, जो घर मातृभाषा मम्मी पापा घर फैमिली परिवार में जो बोली जाती है वो भाषा कैसी होती है? अर्जन भाषा होती है, जो अर्जित कर जाती है, जो सरलतापूर्वक हम सीख जाते हैं, जिसको जो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, जिसको हम प्रथम भाषा के रूप में कहते हैं। जो घर पर भाषा बोली जाती है, जो परिवार में भाषा बोली जाती है, उसको अनौपचारिक भाषा कहते हैं। सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि अनौपचारिक भाषा किसे कहते हैं? अनौपचारिक भाषा उसे कहते हैं जो अपने परिवार समुदाय में बोली जाती है, उसे अनौपचारिक भाषा कहते हैं। ये सरलतापूर्वक ग्रहण की जाती है। फिर देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना या प्रयासपूर्ण होती है। इसको सीखना पड़ता है या प्रयासपूर्ण होती है या विद्यालय में सीखी जाती है। ये कैसी शिक्षा होती है? ये कैसी भाषा होती है? ये औपचारिक भाषा होती है। इसको द्वितीय भाषा के रूप में लिया जाता है। ये अधिगम और अर्जन समझ गए। इसके बाद आप देखते हैं गेट्स के अनुसार, गेट्स ने क्या कहा है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। जो गेट्स महोदय हैं, इनकी डेफिनेशन कई बार सीटेट में आई है, तो इसको भी ध्यान रखें और याद रखें। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है? अधिगम है। फिर आगे देखते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। देखते हैं क्या क्या है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत है, और अनुकरण का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है। इसको आप डिटेल से देखते हैं क्या एक एक करके। और वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत है, अनुबंधन का सिद्धांत है। ये 7 सिद्धांत हैं, इनको देखते हैं डिटेल से। अप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप किया जाना चाहिए। आप हिंदी पाठ्य सामग्री का चुनाव कर रहे हैं, तो उनकी जो शिक्षण प्रणालियाँ हैं उनको बच्चों की रुचि, जब बच्चे रुचि लेंगे तब ज़्यादा क्रियाशील होंगे, तब ज़्यादा सीखेंगे। उनकी आवश्यकताएँ क्या, उनको आवश्यकता क्या, नीड्स उनकी है, उनके अनुरूप ही क्या करना चाहिए? सामग्री का चुनाव करना चाहिए। उन्हें भाषा सीखने में प्रेरित करना चाहिए। उनको जो भाषा सीख रहे बच्चे, उनको क्या प्रेरित करना चाहिए, और उनके लिए बहुत आवश्यक है ये चीज़। अप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अप्रेरणा और रुचि से ही बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होकर सीखते हैं। फिर देखते हैं अगला सिद्धांत क्या है? अनुकरण का सिद्धांत। बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले जब छोटे बच्चे होते हैं, अपने घर में हो या परिवार में हो, तो अपनी भाषा को कैसे सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा। वो जब मम्मी पापा जो चीज़ बोलते हैं उसको बोलते हैं, उसके बाद वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं। बच्चे अपने परिवारजन साथियों की भाषा अनुकरण करके सीखते हैं। ये अनुकरण का सिद्धांत हो गया। उसके बाद कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्य कराना, शिक्षण कार्य संपन्न कराना, पाठ्यों का अभ्यास कराना आदि शामिल है क्रियाशीलता सिद्धांत में। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत देते हैं कौन सा? अभ्यास का सिद्धांत। बच्चे ने जो सीखा है उसका अभ्यास कराना चाहिए। अभ्यास क्या है? अभ्यास के द्वारा ही बच्चे जो चीज़ सीखते हैं उसको बहुत दिनों तक स्थायी रख सकते हैं, तो अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद क्या है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। अध्यापक से सबकी वैयक्तिक भिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। आपको पता है हर बच्चा विशिष्ट होता है, हर व्यक्ति की रुचियां अलग होती हैं, हर व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग होती हैं, हर व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर बच्चा एक समान नहीं होता, कोई जल्दी सीखता है, कोई थोड़ी देर में सीखता है। तो क्या हर व्यक्ति को, अध्यापक को क्या करना चाहिए? वैयक्तिक भिन्नता एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कि बच्चा को कैसे सिखाना है, कौन बच्चा कैसे सीखता है, उनकी रुचियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको क्या वैयक्तिक भिन्नता का ध्यान
कर उनको शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षण कार्य संपन्न कराना चाहिए। उसके बाद क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत, सीखी हुई बात को जितना दोहराया जाए वह उतनी अधिक देर तक याद रहती, इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष दिया जाना चाहिए। पुनरावृत्ति क्या होता है, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, रिपीट करना, उस चीज़ को बार बार सिखाना, क्या आवृत्ति का सिद्धांत। इससे क्या होता है, बच्चों में जो चीज़ सिखाई जाती है वो काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, याद रहती है। फिर देखेंगे अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, वस्तुओं से संबंधित भाषा का प्रयोग करना, जैसे आम कहने के साथ उसको आम दिखाया जाए। जब कोई चीज़ क्या होती है दृश्य रूप में दिखाई जाती है तो बच्चों क्या वो चीज़ कभी भूलते नहीं, उनके मन और मस्तिष्क में स्थायी रूप से वो स्थायी रूप से संचित हो जाती है। इसलिए क्या अनुबंधन का सिद्धांत ये कहता है, अगर कोई टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं तो उसका भी उसको वहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके, या तो उपलब्ध कराया जा सके, अगर उपलब्ध कराने वाली चीज़ है, नहीं तो उसका क्या मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका है, छात्रों को शुद्ध बोलने लिखने तथा पढ़ने के लिए, छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग सीखने के लिए, भाषा कौशल के विकास के लिए अधिगम में व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि अधिगम जो व्याकरण है, व्याकरण के ही द्वारा बच्चे बहुत सारी चीज़ें, शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और भाषा का प्रयोग करना, अच्छे कौशल का विकास करना, ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं व्याकरण के अंदर। देखते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियाँ क्या हैं। आगमन विधि होती, इस विधि में छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद सामान्य सिद्धांत निकाला जाता है। पहले बच्चे को बताया जाता है कि उदाहरण देकर, उसके बाद ये फिर सिद्धांत उसको निकालने सिखाए जाते हैं। आगमन विधि के सोपान क्या हैं, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, पहले क्या उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसका निरीक्षण व अवलोकन किया जाता है, फिर सामान्यीकरण या सूत्रीकरण किया जाता है, या परीक्षण, बाद में परीक्षण या सत्यापन किया जाता है। ये आगमन विधि के 4 सोपान हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है निगमन विधि। प्राचीन काल में जब छात्र आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे तब उन्हें कुछ नियम या सूत्र बता दिए जाते थे, छात्र उन्हें रट लेते थे। इस विधि को निगमन विधि कहते हैं। पहले क्या होता था, जब छात्र आश्रम में पढ़ते थे तब क्या हुआ, जो वहाँ गुरु होते थे वो बच्चों को नियम व सूत्र बता देते थे, याद करवा देते थे, रटा देते थे। इस विधि में निगमन, और उसके बाद वो क्या छात्रों जो नियम सूत्र बता दिए उससे वो रट लेते थे। इस विधि या इसी को निगमन विधि कहते हैं। या विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं विधि है, ठीक है। इसमें देखेंगे भाषा संसर्ग विधि, या क्या विधि होती है। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। किन छात्रों के लिए, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक या उच्च माध्यमिक। तो क्या भाषा संसर्ग पूछेगा अगर क्वेश्चन में, भाषा संसर्ग विधि किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, तो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा का प्रयोग अधिकार रखने वाले लेखों की कृतियाँ पढ़ाई जाती हैं। यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। कैसी है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं खेल विधि। खेल विधि क्या है, इस विधि में खेल में व्याकरण सिखाई जाती है। खेल के माध्यम से जैसे क्या क्या सिखाया जाता है, भेद, लिंग भेद आदि का ज्ञान कराया जाता है। खेल के माध्यम से बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, खेल विधि। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाषा विविधता एवं बहुभाषिकता है। क्वेश्चन सीटेट में एक क्वेश्चन कंपलसरी इससे आता है, अध्यापक एवं छात्रों को कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भाषा विविधता या भाषा बहुभाषिकता क्वेश्चन सीटेट में कैसे पूछता है, आपकी कक्षा में बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं तो आपको उनको किस रूप में लेना चाहिए, उनको समस्या समाधान के रूप में, जो भाषा है संसाधन के रूप में, या चुनौतीपूर्ण के रूप में लेनी चाहिए, या कठिनता पूर्वक होगी। तो क्या ये भाषा जो बहुभाषिकता होती है वह एक संसाधन होती है, संसाधन के रूप में। अध्यापक छात्रों कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, एक ये संसाधन के रूप में कार्य करती है, ठीक है। भाषा कौशल देख लीजिए अब क्या है। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण कौशल मतलब सुनना, पठन कौशल पढ़ना, मौखिक अभ्यात्मक कौशल बोलना, लेखन कौशल लिखना। ये 4 कौशल होते हैं। अब देखते हैं क्या ग्रहणात्मक कौशल कितने होते हैं। सुनना, पढ़ना, ये कैसे ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यक्तक जो हम बोल के बता सकते हैं कैसे लिखकर या बोलकर, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं।
फिर देखते हैं वचन के प्रकार। सस्वर वचन, वाचन के जो प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन होता है, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना। जैसे स्वर सहित पढ़कर फिर अर्थ ग्रहण करना, ये क्या होता है, सस्वर वाचन होता है। फिर उसके बाद क्या है, सस्वर वाचन के प्रकार हैं। आदर्श वाचन में आता है जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करे, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। जब छात्र बैठे हों, अध्यापक कक्षों के समक्ष स्वयं वाचन करता है, जब आप जो अध्यापक होता है वो बोल कर पढ़ाता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। फिर क्या है, अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन के पश्चात छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण वाचन कराया जाता है। जब आदर्श वाचन समाप्त हो जाता है, उसके बाद बच्चों के अनुकरण वाचन कराया जाता है। फिर क्या है, वैयक्तिक वाचन। यह व्यक्ति द्वारा सस्वर वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। फिर है सामूहिक वाचन। 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा सस्वर वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। जो सस्वर वाचन होता है उसमें 2 या 2 से अधिक जो छात्र द्वारा सस्वर वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। फिर देखेंगे मौन वाचन क्या होता है। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज़ निकाले पढ़ना मौन वाचन होता है। जो मौन वाचन क्या होता है कि कोई लिखित सामग्री है, उसको आप बिना आवाज़ निकाले अगर पढ़ रहे हैं तो क्या है, वो मौन वाचन है। मौन वाचन में क्या होता है, चिंतन और वो ज़्यादा समझ में आता है। फिर देखेंगे मौन वाचन के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं मौन वाचन के। कौन सा, गंभीर वाचन, द्रुत वाचन। ठीक है। फिर देखेंगे लास्ट में क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री। यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस जाता है। श्रव्य सामग्री क्या होती है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दृश्य सामग्री, चित्र, मैप, चार्ट, पेपर। श्रव्य दृश्य सामग्री, टीवी, सिनेमा, लैपटॉप। आपसे पूछता है किसी दृश्य सामग्री का नाम जिसको हम देख के मतलब जिसके द्वारा हम क्या करें, देख के वो हमारी चीज़ें, जैसे टेलीविज़न हो गया और जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं। श्रव्य सामग्री जिनको हम सुन सके कानों द्वारा, वो श्रव्य सामग्री होगी। श्रव्य दृश्य जो जिन्हें दोनों चीज़ें, श्रव्य दृश्य में क्या क्या है, टीवी, सिनेमा, लैपटॉप, ये क्या श्रव्य दृश्य में आवाज़ भी आती है। जैसे टीवी देख रहे हैं, क्या हम आंखों से देख भी रहे हैं और उसकी आवाज़ को सुन भी रहे हैं। दृश्य सामग्री जिसको हम जिसे चित्र, मैप, चार्ट, ये पेपर, ये क्या है, दृश्य सामग्री है। ये कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको इस कोई भी कंक्लूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको और भी 2 से PDF तैयार करके मिल जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इससे और सारी वीडियो लगातार कंटिन्यूअस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रायन एकेडमी।